आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिशे इश्क भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया क्योंकि कॉलेज के काफ़ी काम निकले हुए थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू पार्ट देने की। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए ख्वाहिशे इश्क शुरू करते हैं। पावर ऑफ ड्रीम्स एक ऐसी कंपनी जो कुछ साल पहले मार्केट में आई और आने के कुछ दिनों बाद ही उसने मार्केट में अपना एक मोबाइल गेम लॉन्च किया। उस गेम को लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस एक गेम से कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। साथ ही साथ इस सक्सेस की वजह से कंपनी को ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक पर लाकर खड़ा कर दिया। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इस एक गेम की वजह से ये दुनिया के टॉप 30 कंपनी में से एक बन गई और एक सिलसिला चल पड़ा सक्सेस की ओर। ना तो पूरे मार्केट में कोई था जो इस कंपनी को टक्कर दे सकता था। टक्कर देना तो दूर की बात, कोई इस कंपनी से पंगे लेने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। अब बात करते हैं कंपनी के सीईओ के बारे में। उसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 27-28 साल होगी। कहा जाता है कि ये इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख कर आया है। जिस चीज़ में हाथ डालता है उसमें सक्सेस ही हाथ लाती है। इसी वजह से बहुत तरह का बिजनेस कर रखा है उसने और हर तरफ बस सक्सेस ही सक्सेस है, जिस वजह से ये थोड़ा घमंडी हो गया है, पर दिल का काफ़ी अच्छा है। इसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तब तक जब तक कोई इसे छेड़े नहीं। जब किसी ने इसे छेड़ दिया तो फिर वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसकी राइवल कंपनी है टेक इनोवेशन। पावर ऑफ ड्रीम्स के मार्केट में आने से पहले ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी थी, लेकिन अब पावर ऑफ ड्रीम्स ने इस कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। इस कंपनी के चेयरपर्सन है मिस्टर अधिराज तनेजा, वही सीईओ है विश्वास तनेजा। इनकी पर्सनैलिटी को कहानी में विस्तार से जानेंगे, तो आइए मिलते हैं पावर ऑफ ड्रीम्स के सीईओ से। नाम है सक्षम सिंह ठाकुर। फिजिक की बात करें तो 6 फीट हाइट, हैंडसम सा चेहरा, ऐसा कि ऑफिस की हर लड़की इन्हें पाने का ख्वाब देखती है और अब तक ना जाने कितनी ने सेड्यूस करने की कोशिश भी की है। दिन का 4 घंटा जिम में बीतता है तो शरीर का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। परिवार के नाम पर कोई भी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो बचपन से लेकर कामयाबी की सीढ़ी तक चढ़ने तक हाथ थामे खड़ा रहा। यही उसका परिवार है, दुनिया है, जान है। सक्षम इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और इनके दोस्त का नाम है प्रियांशु जैन। दोनों दोस्त कैसे बने ये भी जानने को मिलेगा कहानी के अंदर। हमारी कहानी की अगली लीड कैरेक्टर से भी मुलाकात ज़रूरी है, तो आइए मिलते हैं कहानी के फीमेल लीड से। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बेटी। हाँ, फैमिली भले ही फाइनेंशियली लोअर मिडिल क्लास हो, लेकिन प्यार के मामले में बहुत ही हाई क्लास है। मतलब पैसा हो या ना हो, लेकिन परिवार में प्यार बहुत है। परिवार में माँ बाप और वो इकलौती बेटी है। पापा एक शॉप पर अटेंडेंट की जॉब करते हैं, इसीलिए फैमिली की परेशानी को कम करने के लिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो एक जॉब की तलाश में है। नाम है दीक्षा मिश्रा। देखने में बहुत ही क्यूट, चेहरे से उसकी मासूमियत साफ साफ दिख सकती है। छोटा सा गोल चेहरा जिस पर बड़ी बड़ी और काली आंखें, जिनमें अपने फ्यूचर के लिए खास चमक है, जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। तीखे नाक, गुलाबी पतले से होंठ, जिसके ऊपर एक छोटा सा काला तिल जो उसके चेहरे पर नज़र के टीके की तरह दिखाई देता है, और चबी चीक्स जिसे देखते ही गुगली वुगली वुश करने का मन करता है। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत, एक बार जो देखे देखता ही रह जाए। पर इसी खूबसूरती की वजह से उसे सही नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहानी में जानेंगे तो कैसा होगा दोनों का साथ। जहां एक खुद में राजा है तो वही दूसरी एक नौकरी की तलाश में है। कहानी में बहुत सारा रोमांस है और बहुत सारी मस्ती होने वाली है, तो बस बने रहिए हमारे साथ इस अनोखी कहानी ख्वाहिशे इश्क में। एक बहुत बड़ा सा घर, जिसे घर की जगह महल कहना ज़्यादा सही होगा। आइए देखते हैं अंदर क्या है। सबसे पहले तो बड़ा सा गेट के खुलते ही बहुत बड़ा गार्डन के बीचों बीच एक रास्ता जो सीधे घर की ओर जा रहा है। दोनों साइड गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। उन पर मंडराती खूबसूरत तितलियां उस जगह को और भी मनमोहक बना रही थी। गार्डन में एक तरफ
कस्टम किए हुए टेबल रखे हुए थे, उसके आसपास 4 कुर्सियां, जो कुर्सी कम और सोफा ज्यादा लग रही थी। जहां टेबल रखा हुआ था वहां एक छोटा सा शेड बना हुआ था, जिसमें लोग बारिश में बैठकर बारिश का लुत्फ उठा सकते थे। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा फाउंटेन बना हुआ था, जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी, जो रात के समय एक फाउंटेन को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के काम करते थे। इस गार्डन के चारों ओर रनिंग ट्रैक बना हुआ था, जिस पर एक लड़का जॉगिंग कर रहा था। उसने स्लीवलेस हुडी पहन रखी थी और हुडी के हुड को सर पर चढ़ा रखा था, जिससे उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके डोले साफ साफ दिख रहे थे। साथ ही पसीने की वजह से शरीर में चिपका हुआ उसका हुडी और चिपकने की वजह से उसके एब्स काफी उभर कर दिख रहे थे। साथ ही उसकी कुछ आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने साफ साफ शब्दों में तुम लोगों से कहा था कि नजर रखना उन लोगों पर, एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोग किसी भी काम के लायक नहीं हो। आज के बाद कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। गेट आउट। कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और वापस उस रनिंग ट्रैक पर दौड़ने लगा। उसके चेहरे पर सख्ती साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका बहुत बड़ा काम गलत कर दिया हो। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन सोचते हुए उसके चेहरे की सख्ती में कोई बदलाव नहीं आया। अगर किसी चीज में बदलाव आया तो वो था उसके भागने की स्पीड में। वो गुस्से की वजह से बहुत तेज भागे जा रहा था। लगभग 1 घंटे तक तेज दौड़ते रहने के बाद वो रुकता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, विश्वास तनेजा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। कहते हुए वो अपने सर से हुड उतार लेता है। ये कोई और नहीं, सक्षम था। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उस पसीने के टपकने की वजह से वो और भी दिलकश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से झलकता गुस्सा उसे और डरावना बना रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने घर के अंदर आता है तो एक करीब 20 साल का लड़का डरते डरते उसके सामने आता है और उसके सामने प्रोटीन शेक का कंटेनर बढ़ाता है। सक्षम जब उस लड़के को डरते देखता है तब उसे एहसास होता है कि वो अपने गुस्से की वजह से उसे भी डरा रहा है। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, ईशान, तुम्हें पता है ना मैं कितना भी गुस्से में रहूं पर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर तुम हमेशा ऐसे डर क्यों जाते हो? भैया आपको पता भी है आप जब ऐसे गुस्से में होते हो तो कितने डरावने दिखते हो कि लोग ना चाहते हुए भी आपसे डर जाएं। मैं तो कहता हूँ भैया, अभी तो आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन गलती से भी मेरी भाभी के सामने ऐसा गुस्से वाला रूप मत दिखा देना, वरना वो मिलने से पहले ही आपको तलाक दे देगी। कहते हुए ईशान जैसे ही सक्षम की ओर देखता है तो सक्षम उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरता हुआ ही दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या भैया आप भी मुझे बातों में लगा लेते हैं। मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। आपको तो काम नहीं है पर मुझे तो कॉलेज जाना है ना। हाय, मेरी नेहा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। उसे ऐसे बोलते और भागते देख सक्षम के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आइए इस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से भी मिल लेती हैं, कौन है ये और सक्षम के सामने इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। तो ये है महाशय ईशान। जब सक्षम अपने प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी टू कंपनी जा रहा था और कोई भी कंपनी उसे अपनी कंपनी के अंदर लॉन्च नहीं करना चाहती थी, तो ऐसे ही एक दिन सक्षम एक कंपनी में जा रहा था। तभी उसी सड़क के किनारे कचरा चुनने वाली लेडी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट करके गाड़ी वाला भाग गया था। वही उस लेडी के पास ही एक 10-12 साल का लड़का था, जो बार बार उस लेडी को उठाने की कोशिश करता, तो कभी लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। तभी सक्षम वहीं से गुजर रहा था। उसने जब उन्हें ऐसे खराब हालत में देखा तो वो जल्दी से उनके पास गया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो अपने बेटे की जिम्मेदारी सक्षम को दे गई। तब से ईशान सक्षम के साथ ही था। ईशान को लेकर जिस दिन सक्षम घर आया था, उसी दिन एक इन्वेस्टर ने उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने की बात की, तो सक्षम ने भी बैंक से लोन लेकर कंपनी ओपन कर लिया। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इतने दिनों से दर दर भटक रहा था, वो ईशान के घर आने से ऐसे अचानक से उसे इन्वेस्टर का मिलना, सक्षम को ऐसा लगा जैसे ये सब ईशान की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे अपना लकी चार्म मानता है। ईशान भी उसे अपने बड़े भाई का दर्जा देता था।
उसे सक्षम का काम करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे उसके गुस्से से बहुत डर लगता था। लेकिन ईशान इतना बोलता था कि कभी कभी तो उसके बोलने से खुद सक्षम भी इरिटेट हो जाता था। लेकिन बाद में उसकी बातों को याद कर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ ही जाती थी। काकी काकी क्या कर रहे हो आप? जल्दी करो, भैया आ गए हैं, नाश्ता लगाओ, वरना आपको पता है ना भैया बिना खाए ही चले जाएंगे। फिर मुझे उनकी चिंता होगी तो मैं अपनी नेहा पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और ध्यान नहीं दे पाऊंगा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? कहते हुए ईशान रोने जैसा चेहरा बना लेता है। बेटा हमने नाश्ता लगा दिया है, आप चिंता मत करो, आपकी नेहा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी अब। काकी, वह काम करने वाली मुस्कुराते हुए कहती है। क्या सच में नेहा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? फिर तो अच्छा है, वैसे भी वो तो मुझे छोड़ ही नहीं सकती है, मैं हूं ही इतना हैंडसम। कहते हुए अपने कॉलर उठा देता है, जिसे देखकर काकी मुस्कुराने लगती है। तो ईशान उन्हें देखते हुए कहता है, क्या काकी आप तो मुस्कुराने लगी? खैर छोड़िए, मुस्कुराना भी चाहिए, आपको पता है मुस्कुराने से ग्लो आता है चेहरे पर, इसीलिए तो मैं इतना मुस्कुराता रहता हूँ। आप ना चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुस्कुराने से चेहरे पर ग्लो कैसे आता है। काकी हड़बड़ाते हुए, कोई बात नहीं, हम ना आपसे बाद में कभी जान लेंगे इस बारे में, अभी बड़े साहब आ गए हैं, आप भी चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहते हुए वहाँ से जल्दी से आगे भाग जाती है, जैसे अब अगर एक पल भी वो यहाँ रुकी तो उसे न जाने कौन कौन से महाग्रंथ सुनने को मिल जाएं। वहीं काकी को ऐसे हड़बड़ी में जाते देखकर ईशान खुद ही बोलता है, न जाने क्यों सब भागने लगते हैं जब भी मैं उन्हें कुछ बताने को होता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने क्या क्या कह रहा था मैं? खैर छोड़ो, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। कहते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ अभी अभी सक्षम आकर बैठा था। ईशान, आप कॉलेज आई के लिए भी जाते हो या फिर सिर्फ नेहा के लिए? क्या भैया, क्यों चले पर नमक छिड़क रहे हो? मेरी नेहा करके मैं सिर्फ खुद को तसल्ली देता हूँ, जबकि नेहा तो मेरी है ही नहीं, वो तो उस रोहित की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी दिखा दूंगा उस नेहा को कि जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी उस दिन ना वो मेरी नेहा तो क्या पूरी दुनिया देखेगी। हाय मेरे हसीन सपने। कहते हुए वो अपने गालों पर हाथ रखकर कोहनी को टेबल से टिकाकर सीलिंग को देखने लगता है। उसे ऐसे देखकर सक्षम मुस्कुरा देता है, लेकिन जल्दी ही अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहता है, जल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें अकेले ही अपने कॉलेज जाना होगा। उसके बाद सुनकर ईशान जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और सक्षम भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक चौल की एक छोटी सी खोली थी तो छोटी, पर दिखने में बहुत ही सलीके से सजा कर रखा हुआ था। वहाँ एक कमरा था और एक हॉल, इसी के साथ एक किचन, जहाँ एक लड़की जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कुछ बना रही थी, साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाती भी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। जितनी जल्दी उसका मुंह चल रहा था उतनी ही जल्दी उसके हाथ चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। हिलते हुए होंठ काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। होठों के ऊपर का वो तिल और भी कहर ढा रहा था। उसके बाल खुले थे जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो बार बार फूंक मारकर साइड कर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, दीक्षा बेटा, नाश्ता तैयार हो गया। तभी वो लड़की पलटी तो उसका सुंदर सा चेहरा दिखाई दिया और वो बोली, जी पापा अभी आई। कहते हुए उसने वहाँ रखे एक डब्बे को बंद कर दिया और 2 प्लेट लेकर बाहर आई, जिसमें पोहा रखा हुआ था, जिसे लेकर वो रूम में आई, जिसके एक कोने में एक छोटा सा प्लास्टिक का टेबल रखा हुआ था। उस पर प्लेट रखते हुए वो टेबल को खिसकाकर बेड के पास ले आई, जहाँ उसके पापा प्रताप जी बैठे हुए थे। उनके आगे प्लेट करते हुए खुद भी बैठ गई और प्रताप जी के साथ ही नाश्ता करने लगी। तभी उसकी माँ अनीता जी भी वहाँ आकर टेबल पर दही चीनी की कटोरी रखते हुए बोली, बेटा आज तो तेरा इंटरव्यू है ना? जी माँ, ये मेरा 50वां इंटरव्यू होने वाला है, आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। कहते हुए वो उदास सी हो गई। अनीता जी, कोई बात नहीं बेटा, अभी तक नहीं मिली तो क्या हुआ, मिल जाएगी, तू चिंता मत कर। तभी दीक्षा की नज़र घड़ी पर पड़ती है तो वो फौरन अपनी जगह से उठते हुए कहती है, ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा।
आप तो जानते हो ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। अनीता जी, ठीक है बेटा जा। कहते हुए वो दीक्षा को दही चीनी खिलाती है तो दीक्षा भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद देती है और घर से निकल जाती है। सक्षम जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है, उसका पूरा स्टाफ शांत हो जाता है। सब खड़े होकर सक्षम को मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन सक्षम उन लोगों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। सक्षम के ऑफिस में जब भी वो जाता था, सब बिल्कुल शांत हो जाते थे। इनफैक्ट सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आती थी। ऐसा लगता था जैसे बदमाश बच्चों की क्लास में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर ने एंट्री ली हो। सक्षम सबके बीच में होते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन में पहुंचते ही उसे वो उसका दोस्त प्रियांशु जैन दिखता है, जो उसका एक इंतज़ार कर रहा था। प्रियांशु उसे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, भाई आज तुझे इतनी लेट कैसे हो गई? तुझे पता है ना, कुछ ही दिन में गवर्नमेंट ऐप का इन्वेंशन करना है। उसके लिए आज एक टेंडर भरा जाएगा और तू है कि इतना लेट आ रहा है। देख यार, मैं लेट नहीं हूँ, बस ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया था इसलिए। खैर ये सब छोड़ो, ये बता टेंडर का फॉर्म ले आया क्या? बिल्कुल, ये ले। कहते हुए प्रियांशु उसके सामने एक फॉर्म बढ़ा देता है। सक्षम उसे देखते हुए बहुत ही सावधानी से भर देता है। लगभग 2 घंटे बाद वो फॉर्म प्रियांशु को दे देता है और वो भी जमा करवाने के लिए चला जाता है। ये टेंडर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा वहां पहुंच जाती है जहां उसका इंटरव्यू होना था। बिल्डिंग के बाहर खड़ी वो एक पल को उस बड़े से बिल्डिंग को देखती है और उसके नाम को एक और बार बुदबुदाते हुए बोलती है, टेक इनोवेशन। नाम पढ़कर वो एक बार गहरी सांस लेती है और फिर अंदर की तरफ बढ़ जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि ये उसका पहला इंटरव्यू था, लेकिन पिछले कुछ इंटरव्यू के गलत एक्सपीरियंस की वजह से वो कुछ डरी हुई थी। लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर रिसेप्शन पर इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, मैम आप उस तरफ चले जाइए, कॉरिडोर से आगे ही सारे लोग बैठे हैं, अभी कुछ देर इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। उसकी बात सुनकर दीक्षा वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उसने टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। यही सब सोचती हुई वो आगे बढ़ गई। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर उसको अपना कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नजर आया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी पापा का चेहरा नजर आया, जिस पर उम्मीद थी, एक भरोसा था। ये सब महसूस करते हुए दीक्षा का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब वो पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके लोगों को बुलाया जाने लगा। कुछ बाहर आते तो उनके चेहरे पर निराशा होती, तो कुछ के चेहरे पर एक उम्मीद। दीक्षा ये सब बहुत देर से नोटिस कर रही थी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। अपना नाम सुनते ही दीक्षा ने फ़ौरन रिएक्ट किया और इंटरव्यू रूम के अंदर जाने लगी। अंदर पहुंचने पर उसकी नज़र अपने सामने बैठे एक बहुत ही हैंडसम बंदे पर पड़ती है। वहाँ वो ऑफिस में अकेला ही बैठा हुआ था। पूरा ऑफिस अच्छे से ऑर्गेनाइज था। वहीं एक टेबल के पीछे वो बैठा हुआ था और टेबल के सामने चेयर रखी हुई थी। तभी दीक्षा की नज़र टेबल पर रखे नेम प्लेट पर गई, जहाँ पर सीईओ विश्वास तनीजा लिखा हुआ था। वो एक पल को ये देखकर घबरा भी गई कि खुद सीईओ उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और वहाँ खड़ी हो गई। तभी विश्वास ने उसे इशारा करते हुए बैठने को कहा तो दीक्षा वहाँ रखे एक चेयर पर बैठ गई। तभी उसके कानों में विश्वास तनीजा की आवाज़ पड़ी, दीक्षा मिश्रा राइट? उसके कहने पर दीक्षा अपना सर हिलाती है तो विश्वास अपने सामने रखा उसका रेज्यूमे फाइल चेक करने लगता है। कुछ देर देखने के बाद वो दीक्षा से पूछता है, मिस दीक्षा, आपको हम अपनी कंपनी में जॉब दें तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? सर मैं बोलने में यकीन नहीं रखती, बस मैं करके दिखाना चाहती हूँ। वैसे भी कहते हैं हमारे बोलने से ज़्यादा हमारे काम का बोलना असरदार है। उसकी बात सुनकर विश्वास आगे बोलता है, वैसे आप स्कॉलर हैं और आप यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है, तो हमारे पास ही जॉब के लिए क्यों आई? आपने कैंपस में जॉब क्यों नहीं लिया? कहते हुए वो उठकर खड़ा हो गया और चलते हुए दीक्षा की तरफ बढ़ने लगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कैंपस नहीं लिया था। दीक्षा के इतना कहने पर विश्वास बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, जैसा कि आप जानती हैं कि ये इंटरव्यू मेरे असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ही हो रही है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं अगर आपको जॉब दूं तो आप मुझे बदले में क्या दे सकती हैं? कहते हुए वो पूरी तरह से दीक्षा के ऊपर झुक गया, जिससे दीक्षा का कंधा विश्वास के सीने से लग गया
और वो दीक्षा के हाथों को गंदे ढंग से छू रहा था। उसके ऐसा करते ही दीक्षा झटके से खड़ी हुई और आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज़ में एक रोष झलक रहा था। उसकी बात सुनकर विश्वास बोला, आप गिव एंड टेक प्रोसेस को अच्छे से जानती होंगी, पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो भी चाहती हैं आपको वो सब मिलेगा। बदले में मुझे जो चाहिए वो आपको देना होगा। कहते हुए उसकी आंखों में उसका हवस साफ साफ झलक रहा था, जिसे देख दीक्षा का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने चीख कर एक थप्पड़ अपने सामने खड़े उस वाहियात इंसान को मारा और अपना सीवी उठाती हुई बोली, ठोकर मारती हूँ मैं ऐसे जॉब को। नहीं चाहिए मुझे ऐसा जॉब जो मुझे मेरी इज्जत के बदले में मिले। कहते हुए वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं विश्वास उसको जाता देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ये थप्पड़ मारकर तुमने अच्छा नहीं किया मिस दीक्षा मिश्रा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैं विश्वास तरीजा तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इधर दीक्षा गुस्से में उस बिल्डिंग से बाहर आई। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे आज फिर बिना जॉब के जाना है, बल्कि उसे दुख इस बात का था कि उसको जॉब ना मिलने की वजह कहीं ना कहीं उसका चेहरा है। आज को लगाकर ये तीसरी बार था जब उसने जॉब के बदले में उसे अपनी इज्जत का समझौता करने के लिए कहा गया था। वो यही सब सोचते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी बाइक पर सवार दो लड़कों में से पीछे वाले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया। वहीं एक कार उधर से गुजर रही थी। जब उस ड्राइवर ने ये देखा तो अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और उस बाइक वाले से दुपट्टा छीन लिया, लेकिन वो बाइक वाले भाग गए। उसने कार साइड में रोकी और बाहर निकला। ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी दीक्षा पीछे पलटी तो एक लड़के के हाथ में अपना दुपट्टा देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो आगे बढ़ने लगी, तभी वो लड़का भी उसकी तरफ आने को आगे बढ़ा। दीक्षा के पास आकर वो कुछ कहता उससे पहले उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। इसी के साथ दीक्षा ने उसके हाथ से अपना दुपट्टा खींचकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, दिखने में तो किसी रईस घराने के लगती हो, लेकिन इतनी ओछी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? आगे से ऐसा कुछ करने से पहले मेरे इस थप्पड़ को याद कर लेना। उसकी बात सुनकर उस इंसान की आंखों में गुस्से से लाल हो रही थी। ये कोई और नहीं सक्षम सिंह ठाकुर था। उसके गाल पर पड़ा ये थप्पड़ उसे अपने ईगो पर लगता हुआ महसूस हुआ। उसने झट से अपने सामने खड़ी लड़की के हाथों को पकड़ा और उसे मरोड़कर उसके पीठ से लगाते हुए अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, अब अगर तुमने मुझे छिछोरा समझ लिया है तो कोई छिछोरी हरकत भी तो करनी पड़ेगी ना। कहते हुए उसने दीक्षा को अपने करीब कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते ही दीक्षा की आंखों से आंसू की एक धारा निकल गई। तभी सक्षम ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही दीक्षा ने उसे एक और बार थप्पड़ लगा दिया, लेकिन इस बार फिर से वही हुआ। सक्षम ने एक बार फिर उसे किस कर लिया। इस बार जैसे ही दीक्षा ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, सक्षम ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, मुझे थप्पड़ मारने से पहले एक बार और सोच लेना। जितनी बार मुझे थप्पड़ मारोगी उतनी ही बार मैं तुम्हें किस करूँगा। कहते हुए उसने झटके से उसके हाथ को छोड़ दिया। सड़क पर खड़े लोग बस वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे, या ये कह सकते हैं कि सक्षम के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। अब दीक्षा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो सक्षम का सामना कर पाए। वो वहीं घुटनों के बल सड़क पर बैठ गई। उसे ऐसे गिव अप करते देख सक्षम वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और जल्दी ही उसकी गाड़ी के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी वहाँ से निकल गई। सक्षम की गाड़ियों का काफिला वहाँ से आगे बढ़ चुका था, पर दीक्षा अभी भी वहीं बैठी हुई अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में वो खुद को संभाल लेती है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम अपनी कार में बैठा घर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार दीक्षा का थप्पड़ मारना आ रहा था और इसी के साथ उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी वो अपने कार को ड्राइव कर रहे अपने हेड बॉडीगार्ड को कहता है, राज, मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे जानना है ये है कौन। कहते हुए उसकी आवाज़ में उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जिसे सुन राज ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी ड्राइव करता रहा। वहीं दीक्षा जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने सारे इमोशन को छुपाते हुए खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और अपनी माँ के पास आई। उसका चेहरा उदास देख उसकी माँ को समझ आ गया कि ज़रूर इसे जॉब नहीं मिली है।
तो वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से कोशिश कर। वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तू भी अपनी कोशिश करना बंद मत कर। उनकी बात सुनकर दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बार बार सक्षम का किस करना चल रहा था। मिरर में जब वो खुद को देखती है तो खुद से ही बोलती है, मेरा ये रूप ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सबको बस ये चेहरा ही दिखाई देता है। मैं क्या करूं? मुझे अपने पापा की हेल्प करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी किसी के पास नहीं जाती। लेकिन मैं पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकती। मुझे कल फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं ये सब किसी को बता भी नहीं सकती, वरना सब परेशान हो जाएंगे। कहते हुए वो अपने चेहरे पर पानी मारती है और थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। पर उसके चेहरे पर छाई उदासी उसके चेहरे की छोटी मुस्कान से भी नहीं छुप रही थी। वैसे भी कहती हैं, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के दिल का हाल जान लेती है। तो फिर अनीता जी को कैसे दीक्षा की उदासी का पता नहीं चलता? वो भी समझ रही थी कि दीक्षा किसी बात से दुखी है और उसके दुख का कारण उसे जॉब मिलना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो दीक्षा से बात करने का सोचकर उसके पास बढ़ गई। अभी तक प्रताप जी घर नहीं आए थे। अनीता जी जाकर दीक्षा के पास बैठ गई और उसके सर को अपनी गोद में लेकर बोली, क्या बात है बेटा? कुछ बात हुई है क्या जो तू बताना चाहती हो? अगर कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। मैं तेरे लिए हमेशा से तेरी माँ से ज़्यादा तेरी दोस्त रही हूँ। उनकी बात सुनकर दीक्षा का दर्द उसकी आंखों से निकलने लगा। उसे ऐसे रोता देखकर उसकी माँ उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करवाती है। जब दीक्षा शांत हो जाती है तो अनीता जी फिर बोलती है, क्या बात है बता आप? क्योंकि मैं जानती हूँ तू सिर्फ जॉब ना मिलने के कारण ही ऐसे उदास नहीं हो सकती। उनकी बात सुनकर उन्हें वो सारी बात बता देती है जो टेक इनोवेशन में उसके साथ हुआ था। वो सक्षम के साथ वाली बात नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि इस बारे में वो अगर अनीता जी को बताएगी तो वो परेशान हो जाएंगी। वहीं अनीता जी जब उसकी बात सुनती है तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की सुरक्षा में अपनी जान और ज़िंदगी लगा देते हैं। ऐसे में अगर कोई उसके बच्चे को आहत करने की कोशिश करेगा तो किसी भी माँ बाप का खून खौल जाएगा। लेकिन अपनी हैसियत की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने का एक उपाय उनके मन में आ चुका था, जिसके लिए उन्हें कल का इंतज़ार करना था। वो अभी यही सब सोच रही थी कि दीक्षा की आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आई। माँ, ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी दूसरे इंसान की इज्जत करना बंद कर देते हैं? क्यों लोगों के लिए एक लड़की किसी खेलने के सामान से ज़्यादा कुछ नहीं है? समाज में इन्हीं कुछ लोगों की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को बाहर भेजने से डरते हैं। क्यों माँ, क्यों होता है ऐसा? दीक्षा अपने हर दर्द को अपनी माँ के सामने खोल कर रख रही थी। वही उसकी माँ भी उसके चेहरे और बालों को सहलाते हुए उसके साथ होने का एहसास कर रही थी। कुछ देर में दीक्षा ऐसे ही शिकायत करते हुए और ज़्यादा रोने की वजह से नींद में चली गई थी। उसे सोता देखकर अनीता जी उसे अच्छे से लेटाकर बोली, तुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर तेरा ये रूप ही ना हो तो कोई तेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। कल तू इंटरव्यू देने ज़रूर जाएगी और इस बार तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। वही दूसरी तरफ सक्षम अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार दीक्षा का उसे थप्पड़ मारना आ रहा था। उसकी आंखों के आगे से ये दृश्य बार बार आने से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, जो कि उसके वर्किंग स्टाफ पर निकल रहा था। वहीं जब प्रियांशु ने जब सक्षम को इतने गुस्से में देखा तो उसके कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन में जाकर उसने देखा सक्षम गुस्से से अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को दबाए जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ टाइप कर रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कीबोर्ड की कीज के साथ कुश्ती लड़ रहा हो। प्रियांशु ने जब उसे ऐसे देखा तो उसने वहाँ रखा पानी का ग्लास उठाकर उसके आगे कर दिया। अपने आगे पानी का ग्लास आता देख सक्षम ने अपने गुस्से से भरी नज़र को उठाकर देखा तो सामने प्रियांशु दिखा, जो उसे पानी पीने का इशारा कर रहा था। उसका इशारा देखकर उसके हाथ से पानी लेकर वो एक ही बार में सारा पानी पी गया। प्रियांशु ने जब सक्षम को पानी पीते देख लिया तो बोला, आप कुछ गुस्सा ठंडा हुआ? उसकी बात सुनकर सक्षम ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। उसको शांत देखकर प्रियांशु ने कहा,
क्या बात है बता, किसने तुझे छेड़ दिया जो तू इतने गुस्से में है? उसकी बात सुनकर सक्षम ने प्रियांशु को सारी बात बता दी और जैसे ही वो रुका उसके गाल पर एक और थप्पड़ पड़ा जो प्रियांशु ने मारा था। थप्पड़ पड़ते ही वो आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा तो प्रियांशु ने कहा, क्या किया है तूने आज? तुझे कुछ पता भी है? तूने आज किसी लड़की को बिना उसकी परमिशन के किस किया? आर यू क्रेजी? उसकी बात सुनकर सक्षम ने गुस्सा करते हुए चिल्लाकर कहा, मैंने जो किया वो तो तुझे दिख गया, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसका क्या? और उसके इस थप्पड़ का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे इसका हिसाब पूरा करना होगा। उसकी बात सुनकर प्रियांशु ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सक्षम ने उसे टोक कर कहा, और इसमें तू कुछ भी बोला तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बात अभी मेरे ईगो की है और तू जानता है जब तक मेरा ईगो शांत नहीं होगा तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया और अपनी कार में बैठकर ऑफिस से कहीं दूर चला गया। उसकी कार के पीछे ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स का काफिला भी चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु अपना सर पकड़ कर बैठ गया। वो मन ही मन बोला, ना जाने ये लड़का अब क्या करेगा। अगले दिन सुबह के 10 बजे पावर ऑफ ड्रीम के कैबिन में सक्षम बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी प्रियांशु उसके कैबिन में आकर बोला, तू क्या कर रहा है? आज तो तुझे इंटरव्यू लेना है ना, भूल गया क्या? उसकी बात सुनकर सक्षम कहता है, आज का इंटरव्यू मैनेजर को बोल संभाल ले, आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है। अचानक से मेरी एक मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, इसीलिए तू संभाल ले। उसकी बात सुनकर प्रियांशु परेशान होता हुआ कहता है, अरे लेकिन ये इंटरव्यू तुम्हारे पीए के लिए हो रहा है और तुम्हें अपने पीए को खुद ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सुनकर सक्षम को अब तक अपना ध्यान अपने लैपटॉप में लगाया हुआ था। वो अपनी नज़रें उठाकर घूरते हुए प्रियांशु को देखता है और कठोर आवाज़ में कहता है, तुम्हें मैंने कहा ना मैनेजर हैंडल कर लेगा, तो फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ और जाकर इंटरव्यू लेने को कहो, और इंटरव्यू फेयर होना चाहिए। जो एलिजिबल हो उसे ये जॉब मिलनी चाहिए, किसी भी सिफारिश वाले को नहीं। समझ गए मेरी बात? प्रियांशु जब सक्षम को ऐसे गुस्से में देखता है तो वो आगे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझता है और हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और सक्षम वापस अपने सर को अपने लैपटॉप में गड़ा लेता है। इंटरव्यू रूम में मैनेजर अकेला ही इंटरव्यू ले रहा था। तभी उसने अगले कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस किया और खुद उसकी फाइल देखने लगा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, दीक्षा मिश्रा। वो नाम देख ही रहा था तभी उस कैबिन का डोर नॉक हुआ तो उसने फाइल में नज़र गड़ाए हुए ही कहा, कम इन। उसके इतना कहते ही एक लड़की अंदर आई और आकर मैनेजर के सामने खड़ी हो गई। तो मैनेजर ने अपनी नज़र उठाकर उस लड़की की तरफ देखा जो सामने एक बेहद सांवली सी लड़की खड़ी थी। आंखों पर बड़ा बड़ा चश्मा पहने, बालों में तेल डालकर एक चोटी करके अपने कंधे पर डाल रखी थी जो उसकी कमर से थोड़ी ऊपर आ रही थी। उसने ब्लैक कलर की पटियाला सूट पहन रखी थी लेकिन चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। उस मैनेजर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से कंफर्म करते हुए बोला, मिस दीक्षा मिश्रा? उसकी बात को सुनकर दीक्षा ने जवाब दिया, यस सर, मैं दीक्षा मिश्रा हूँ। मैनेजर ने उसे बैठने को कहा तो वो वहीं बैठ गई और मैनेजर एक बार फिर से फाइल देखने लगा। कुछ देर बाद उसने सवाल करने शुरू किए, इसका जवाब एक एक कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षा देती भी गई। दीक्षा के जवाब से मैनेजर बहुत इम्प्रेस हुआ और उसे अपॉइंट कर लिया गया। इसी के साथ इंटरव्यू खत्म होने की अनाउंसमेंट भी हो गई। मैनेजर दीक्षा को देखकर बोला, मिस मिश्रा, आपको जॉब देने से पहले कुछ बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दीक्षा ने हाँ में सर हिला दिया और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। मैनेजर ने आगे कहा, जैसा कि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और आपने जॉब बॉस के असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन की है, तो हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके अनुसार आप 6 महीने तक ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती हैं। अगर गई आपको एक भारी कीमत चुकानी होगी। इन सब के अलावा आपकी सैलरी 50,000 होगी और साथ ही साथ आपको एक 2 BHK का एक फ्लैट भी दिया जाएगा। सैलरी और फ्लैट की बात सुनकर दीक्षा खुश हो गई। अब वो अपने माँ पापा को एक अच्छा घर रहने को दे पाएगी। ये सोचते ही वो झट से मान गई। इसी के साथ वो कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस अपने घर आ गई। कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना था। आज वो बहुत खुश थी। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकली तो सोचने लगी, सही कहा था माँ ने, लोगों पर रंग बहुत इफेक्ट डालता है। आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी क्योंकि
मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब कोई भी मेरी तरफ देखने से भी परहेज करेगा। इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगी। बस यही काफ़ी है मेरे लिए। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस से निकल रही थी कि तभी सक्षम अपने कैबिन से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहा था। वो अपनी फाइल को ध्यान से देख रहा था, तभी उसकी किसी से टक्कर हो गई। लेकिन सक्षम इतनी जल्दी में था कि उसने ये देखने का कष्ट भी नहीं उठाया कि जिससे वो टकराया है वो है कौन। वो बस खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गया। वहीं दीक्षा जिससे वो टकराया था वो गिर जाती है। अगर उसने वहीं पास में रखे पिलर को पकड़ा ना होता तो। जब तक उसने खुद को संभाल कर देखा तब तक सक्षम आगे बढ़ चुका था, तो उसे केवल सक्षम की पीठ ही दिखाई दी, जिसे देखकर वो बड़बड़ाती हुई बोली, अजीब इंसान है, ना जाने क्या जल्दी रहती है इन लोगों को, बस टकरा जाना है और निकलते बनना है, जैसे टकराने वाला कोई इंसान ना होकर कोई पत्थर हो। कहते हुए उसका मुंह बन गया, लेकिन तभी उसे अपने हाथ में अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा, जिसे देखकर वो इसी इंसिडेंट को इग्नोर कर खुश होते हुए घर को चली आई। आज उसकी खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी, जो अनीता जी ने साफ साफ महसूस किया था। उन्हें दीक्षा के चेहरे की खुशी देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे जॉब मिल चुकी है। ये पता चलते ही वो जल्दी से किचन में गई और खीर बनाने लगी, ताकि वो अपनी बेटी का मुंह मीठा करवा सके। दीक्षा ने अब तक अपनी जॉब लग जाने के बाद किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहती थी। आज ही उसे अपने ऑफिस वाले घर में शिफ्ट होना था, इसीलिए उसने अपने पापा को फ़ोन करके जल्दी से घर बुला लिया और उनके आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में प्रताप जी घर आ चुके थे। उनके आते ही अनीता जी सबके लिए खीर लेकर आई और प्रताप जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए मुँह मीठा कीजिए, आज आपके लाडो को उसकी सफलता की पहली सीढ़ी मिल गई है। उनकी बात सुनकर दीक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ आप ना हर बार जान जाते हो जो भी होता है। उसकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर ही उसकी दुख और तकलीफ के साथ साथ उसकी खुशियाँ भी पहचान लेती है, तो फिर मैं भला कैसे अपनी बेटी की खुशियों को ना पहचानती। उनकी बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुरा देते हैं। तभी उसका ध्यान दीक्षा पर जाता है, जो अभी भी काले रंग में रंगी हुई थी। उसे ऐसे देखकर प्रताप जी कहते हैं, बेटा लेकिन आपने अपने साथ ये क्या किया। उसकी बात सुनकर दीक्षा और अनीता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, तो दीक्षा बात को संभालती हुई कहती है, पापा कभी कभी बुराई का सामना करने से अच्छा होता है कि हम बच कर रहे, इसीलिए अब ये रंग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनेगा और प्लीज़ पापा आप इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। उसकी बात सुनकर प्रताप जी कुछ सोच में पड़ जाते हैं और कुछ सोचने के बाद कहते हैं, कोई बात नहीं, जो तुम्हें सही लगे तुम करो। तभी दीक्षा को याद आता है कि उसने तो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देना था, इसीलिए वो अपने फ़ोन से जल्दी से कैब बुक करती है। किस्मत से उसे कैब पास में ही मिल जाती है, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर कहती है, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। कहते हुए वो अपने घर की अलमारी से की तरफ बढ़ती है और अपनी माँ के लिए उन गिनी चुनी हुई साड़ियों में से खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी निकाल कर देते हुए कहती है, माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, कैब आ रही है। उसकी बात सुन और चेहरे की खुशी देखकर माँ बिना कुछ बोले जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर सब निकल पड़ते हैं दीक्षा के साथ। दीक्षा अपने पेरेंट्स को लेकर कैब से निकल चुकी थी। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आई। जैसे ही अनीता जी और प्रताप जी ने अपने सामने देखा, वो किसी कॉलोनी के बाहर थे। ये कॉलोनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो दोनों हैरानी से दीक्षा की तरफ देखकर कहने लगे। तो दीक्षा उनकी सवालिया नज़रों को देखकर बोली, तो आप लोगों का सरप्राइज़ ये है कि वो बोलते हुए थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसे ऐसे देखकर प्रताप जी बोले, क्या बात है बेटा, जल्दी बोल। उनके कहने पर दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा अब कोई सस्पेंस नहीं, साफ साफ बताती हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से इस कॉलोनी में एक घर मिला है, तो इसीलिए हम आज से यहीं रहेंगे। अब हम उस रेंट वाले घर को छोड़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनीता जी की आंखें नम हो गई। दुनिया के हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएं कि जो सुख उन्होंने अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, उन सारे सुखों को उनके बच्चे वापस करें।
आज दीक्षा ने अपने माँ बाप को वो सपना पूरा कर दिया था और इसी खुशी में अनीता जी की आंखें नम हो गई थी, जिसे देखकर प्रताप जी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों ही बहुत खुश थे। तभी दीक्षा बोली, अब यहीं खड़े रहना है या फिर अंदर भी चलना है? कहते हुए वो दोनों का हाथ पकड़कर लिफ्ट के पास ले आई और लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में लिफ्ट आ गई तो तीनों अंदर चले गए और दीक्षा ने 4th फ्लोर का बटन दबा दिया। जल्दी ही वो सब 4th फ्लोर पर खड़े थे। दोनों को साथ लेकर वो आगे बढ़ गई, जहाँ कुछ ही दूरी पर उसे अपना घर दिखाई दे गया था। तो उसने आकर जल्दी से घर की लॉक को खोला और अपने पेरेंट्स के साथ अंदर आ गई। अनीता जी और प्रताप जी बस खुश होकर घर को देख रहे थे और अपनी बेटी की इस अचीवमेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। वहीं दीक्षा अपने माँ बाप के चेहरे पर आई इस खुशी को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही देर में दीक्षा उस घर से सारा सामान भी इस घर में शिफ्ट हो गया था। सारी शिफ्टिंग करते हुए ही रात हो गई और अब सब थक चुके थे, इसीलिए प्रताप जी ने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया था। कुछ ही देर में खाना भी आ गया और सबने साथ मिलकर खाना खाया और फिर अपने रूम में आराम करने चले गए। अगले दिन दीक्षा के ऑफिस का पहला दिन था। यही सोचकर वो जल्दी ही सोने चली गई। वहीं दूसरी तरफ रात के 11 बजे भी सक्षम अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी अचानक उसे अपनी आंखों के सामने दीक्षा का उसे थप्पड़ मारना याद आ गया और ये याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने फ़ोन को निकालकर राज को फ़ोन लगा दिया। जल्दी ही राज ने उसका फ़ोन उठा भी लिया। जैसे ही राज ने फ़ोन उठाया वैसे ही सक्षम उस पर बरसते हुए बोला, राज क्या कर रहे हो? तुम्हें काम दिया था, तुम्हें वो भी अब तक नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राज थोड़ा घबराते हुए बोला, सर सारी जानकारी तो नहीं पर कुछ जानकारी मिल गई है, आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। सक्षम गुस्सा करते हुए बोला, तो अब क्या मेरे मुहूर्त निकलवाने का इंतज़ार कर रहे हो? उसकी बात सुनकर राज सकपका कर बोला, सर वो लड़की वहाँ विश्वास तनीजा के यहाँ इंटरव्यू देने आई थी। नाम तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो कोई मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। तो क्या उसे तनीजा की यहाँ जॉब मिल गई? नहीं सर, शायद उसे जॉब नहीं मिली थी। उसकी बात सुनकर सक्षम सिर्फ कहता है। साथ ही पूछता है, और कुछ पता चला? नहीं सर, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं पता चला है, अभी मैं पता लगाता हूँ। कहते हुए फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होने के बाद सक्षम बोला, मिस वॉटेवर, जो कोई भी हो तुम, तब तक खैर बनाओ जब तक कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चल जाता। एक बार तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी को जीते जी नर्क में बदल कर नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी सक्षम सिंह ठाकुर नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। जैसे ही उसने देखा तो उसके फ़ोन पर होम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करते हुए फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने फ़ोन पिक किया उधर से एक आवाज़ उभरी, ये क्या है भाई, रात के 11:30 हो रहे हैं और आप अब तक ऑफिस में ही हो। माना आपका काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको काकी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो हर रोज़ आपका इंतज़ार करती हैं और आप तो आप ही हैं। अगर आपका वश चले तो आपकी सारी रात काम करते रहो। अभी आप जल्दी से घर आइए, इससे आगे मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। कहते हुए उसने सक्षम को बिना मौका दिए ही फ़ोन कट कर दिया। तब सक्षम ने फ़ोन कटने की आवाज़ सुनी। वो हैरानी से बोला, 40, मेरी बात भी नहीं सुनी, सिर्फ अपनी कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरी एक बात नहीं सुनना चाहता। इस ईशान के बच्चे को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपना कोट पहनकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ घर पर ईशान काकी को देखकर बोला, काकी, आपके कहने से मैंने शेर के मुंह में हाथ तो दे दिया, लेकिन अब अगर वो शेर मुझे काट खाएगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे मेरी जान उनसे बचाएंगी। कहते हुए उसने रोने सा शक्ल बना लिया। उसे ऐसे देखकर काकी हंसकर बोली, वो तुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनकी बात सुनकर ईशान के चेहरे पर ईयर टू ईयर वाली स्माइल आ गई। सक्षम जब घर के अंदर आया तो उसके चेहरे के सख्त भाव देखकर ईशान झट से काकी के पीछे जाकर छुप गया और उनके कंधे के पीछे से छुपकर ही उसे देखने लगा।
जब सक्षम ने उसे ऐसी हरकतें करते देखा तो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये कब बड़ा होगा, अभी भी बच्चों वाली हरकत है। ये सब सोचते हुए भी उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। वो अपने सख्त चेहरे के साथ बोला, ईशान। उसके ऐसा बोलते ही ईशान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो चुपचाप से आकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़ा था। उसने अपने चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। उसे ऐसे देखकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कान छा गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हंसी को छुपा लिया और सख्त आवाज में बोला, ईशान, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, पढ़ाई कैसी चल रही है? सक्षम के इतना कहते ही ईशान की आंखें चमक गई। उसने अपना सर उठाकर जल्दी से बोलना शुरू किया, भाई, आप पहले ये बात तो बता दो कि मुझे पढ़ने दोगे या बस ऐसे ही सवाल का जवाब करते रहेंगे? मतलब मैं तो कब से इस इंतज़ार में था कि आप आओ तो मैं पढ़ने जाऊं। आपके आने तक मैं बस काकी को कंपनी दे रहा था, लेकिन अब आप जब आ गए हो तो मैं पढ़ने जा रहा था। पर आप तो आप ही हो, इतना खड़ूस सा चेहरा बनाकर सवाल जवाब करने लग जाते हो। मेरे जैसा बेचारा छोटा सा बच्चा डर जाता है। तभी सक्षम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, ईशान झट से बोला, बस अब आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बस अब कोई भी बात नहीं, वरना मेरे एग्ज़ाम्स अगर अच्छे नहीं गए तो फिर आप ही गुस्सा करेंगे। कहकर वो हवा की स्पीड से अपने रूम की तरफ चल पड़ा। उसको ऐसा जाते देखकर सक्षम मुंह खोलते उसे देखता रह गया और फिर काकी को देखकर बोला, काकी, मैंने इसे डांटा है या फिर ये मुझे डांट कर गया? उसकी ऐसी हालत देखकर काकी मुस्कुराते हुए बोली, बातें बाद में, पहले हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। काकी की बात सुनकर सक्षम अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद जब वो नीचे आया तो काकी ने खाना लगा दिया था और वो वहीं बैठी हुई थी। सक्षम भी आकर उनके पास बैठ गया और शांति से अपना खाना खाने लगा। जब उसका खाना हो गया तो वो अपना प्लेट लेकर किचन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे ये कभी भी पसंद नहीं था कि उसका झूठा बर्तन कोई उठाए, इसीलिए वो हमेशा खुद ही करता था। जब वो वापस आया तो देखा काकी अभी भी वहीं बैठी हुई उसकी तरफ ही देख रही है। उन्हें ऐसा देखकर वो उनके पास बढ़कर बोला, क्या हुआ काकी, आप अभी तक यहीं हैं, रूम में नहीं आई? काकी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो वहीं काकी के पास बैठ गया। उसके बैठते ही काकी बोली, क्या बात है बेटा, आजकल को ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी की बात है क्या? काकी की बात सुनते ही एक बार फिर सक्षम की आंखों के आगे दीक्षा का उसे थप्पड़ मारना घूम गया और उसकी आंखों के साथ साथ उसका चेहरा भी सख्त हो गया। जारी है।